अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेट मैटर्स। थर्सडे के इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ आमना जावेद और मेरे साथ हैं हारून क्रिस्टी साहब। ईद के बाद आप सबको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और ईद की तैयारियों में और ईद के ड्यूरेशन में बहुत से लोगों ने अपना वज़न बढ़ा भी लिया और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने मेंटेन किया। कम मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों ने किया। सो पहले हम अपने सर हारून से बात करते हैं कि उनकी ईद कैसी रही। सर, आपकी ईद कैसी रही इस तरह? बिल्कुल ठीक ठाक, ज़बरदस्त। वो फूड वाला एलिमेंट डेफिनेटली बड़ा मुश्किल एंड था और उससे बड़ा कॉन्शियसली स्ट्रगल करके उसको वर्कआउट करके ऑल्दो कि गेन मैंने उसमें कर लिया, लेकिन मैंने कम गेन जो है उसको किया और बाय टुडे उसको मैं मैनेज भी जो है वो कर चुका हूँ। बट इट वाज टफ, लेकिन इंसान अगर टाइम से पहले अपनी तैयारी कंप्लीट कर ले तो फिर चीज़ें ज़रा थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं आपके लिए। बिल्कुल ऐसा है। और जैसे हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी बात की थी कि अगर आप कुछ, जैसे चूँकि ये ईद बड़ी ईद थी जिसमें चिकन के साथ साथ जो है वो मटन, बीफ और ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा खाने पीने में लोग शौक़ से बारबेक्यू करना, टिक्के कबाब और इस तरह की चीज़ें थी काफ़ी ज़्यादा। सो इस स्ट्रेटजी को मैंने भी अपने साथ अप्लाई किया कि मैं अगर ऐसा कुछ खा रही थी तो मैंने, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में किया, कि अपने खाते हुए जो हड्डियाँ हैं उनको आपने डिस्पोज नहीं करना, उसी प्लेट में रहने दें ताकि आपको आइडिया होता जाए कि अच्छा आप कितना खा चुके हैं। सो ये टेक्निक मैंने अपने साथ यूज़ की एंड उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला कि अच्छा हाँ वो मैंने काफ़ी ज़्यादा खा लिया, सो आई नीड टू स्टॉप माई सेल्फ, मैंने ये नहीं खाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको खा के जो है वो मेरा स्टमक डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वो चीज़ें नहीं खा रही थी। लाइक जैसे कि मैंने शवारमा खा लिया तो वो मेरा स्टमक काफ़ी उससे डिस्टर्ब हुआ। सो नेक्स्ट डे मैं कुछ खा ही नहीं सकती ज़्यादा। इससे मुझे थोड़ा सा दूसरी साइड पे भी फ़ायदा मिला कि मैं एक दिन अगर खाया तो नेक्स्ट डे इतना ज़्यादा खा नहीं सकी। सो ईद जो है वो भागते भागते आई और भागते भागते चली गई। छुट्टियाँ भी भागते भागते आई और भागते भागते जो है वो छुट्टियाँ भी चली गई, ईद की छुट्टियाँ। सो हम अपने उसी प्रोग्राम की थोड़ी सी हाईलाइट्स आपके साथ डिस्कस करते हैं जो हमने लास्ट प्रोग्राम में की। कि हमने बात ये की कि जब हम किसी भी चीज़ को, अब खास तौर पर अपने खाने को जब हम देख पाते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, तो फिर हमारा इसके ऊपर कंट्रोल काफ़ी अच्छा रहता है और हमें आइडिया बड़ी जल्दी मिल जाता है कि हम फुल हो चुके हैं। यानी हमें कोई ना कोई क्यू मिलता रहता है, क्योंकि मोस्टली हम जो है किसी एक इशारे के इंतज़ार में होते हैं। इशारे से मुराद है कि वो इशारा या तो हमें एनवायरनमेंट से मिल रहा हो या हमें नज़र आ रहा हो कि हम क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, सो दैट हमारा हाथ फिर खाने से रुकता है। क्योंकि हमारा जो मैदा है वो खाने को गिनने में या उसको काउंट करने में काफ़ी पुअर होता है, उसे याद नहीं रहता कि हम कितना खा चुके हैं और हम आगे जो है वो अभी क्या हमारे पास कैपेसिटी है खाने की कि नहीं है। लेकिन हमारी आंखें इस मामले में बड़ी अच्छी हैं, वो हमें बता सकती हैं कि क्या चीज़ें हैं हमारे लिए हेल्पफुल और क्या चीज़ें जो है वो हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है और हमें कहाँ तक, किस लिमिट तक जो है वो अपने आप को रोक के रखना है। सो इसी पे हम आगे बात कंटिन्यू भी करते हैं। जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें ईद के हवाले से भी चूँकि बात की थी कि ईद पे आप कैसे अपने आप को रोक सकते हैं, उससे पहले क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। फिर साथ साथ हमने ये भी बात की कि लोग कौन से ऐसे सिग्नल्स हैं जो यूज़ करते हैं अपने आप को या तो खाने से रोकने के लिए या फिर अपने वज़न को चेक करने के लिए कि हमारा वज़न कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है। जिस पे हमने बात की कि कुछ लोग जो है वो अपने कपड़ों से अंदाज़ा लगाते हैं कि मेरे कपड़े मुझे खुले हो गए हैं या मेरे कपड़े मुझे जो है वो कोई पुराने कपड़े थे जो वो पूरे आना शुरू हो गए हैं, या फिर वो इससे अंदाज़ा लगाते हैं कि दूसरे लोगों ने कहना शुरू हो गए हैं कि हाँ तुम पतले नज़र आना शुरू हो गए। जैसे कि सर हारून ने बताया कि उन्हें भी काफ़ी लोगों ने जो है वो ये रिमार्क्स जो है वो दिए और ये फीडबैक दिया कि सर आप जो है वो पहले से काफ़ी पतले नज़र आ रहे हैं। सो ये एक फीडबैक जो है इसको भी हम एक्सटर्नल फैक्टर कहते हैं, सिग्नल कहते हैं कि अच्छा हाँ आप नज़र आना शुरू हो गए हैं। और अक्सर खवातीन जो है वो चीक बोन के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं कि अगर चीक बोन नज़र आना शुरू हो गए तो इट मीन्स कि हाँ पतले हो गए हैं। कुछ जो है कॉलर बोन्स के ऊपर करते हैं कि कॉलर बोन अगर नज़र आ रही है तो इट मीन्स कि आपने वेट लूज़ किया है। ये सारे वो तरीके हैं जो कि आपको आपकी वेइंग मशीन के अलावा जो है वो सिग्नल देते हैं कि अच्छा वज़न जो है कम होना शुरू हो गया। हमारे बहुत से व्यूअर्स जो हैं वो इस पेन से भी गुजरते होंगे और शायद उन्होंने कभी किसी टाइम पे ये सफ़र भी किया हो कि वेइंग मशीन के ऊपर समटाइम्स फिगर्स रिड्यूस इतनी क्विकली नहीं होते, यानी कि वेट आपका इतना कम नहीं होता लेकिन आप बज़ाहिर आपकी फ़िज़ीक जो है वो काफ़ी बेहतर नज़र आ रही होती है और आपकी इंचेस में यानी वेस्ट लाइन जो है वो बिल्कुल सही होती हैं। आपकी जो बाकी सारे इंचेस हैं बॉडी के वो बिल्कुल ठीक होते हैं, यानी फिटिंग के लिहाज से आपके कपड़े भी ठीक हैं, देखने में भी आप बेहतर लग रहे होते हैं, बॉडी में फैट्स भी ऐसे नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन स्टिल जो है वेट मशीन पे वज़न जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो हम नंबर्स के ऊपर अगर सिर्फ उन नंबर्स के ऊपर ना जाएं लेकिन साथ साथ अगर वेस्ट के नंबर के ऊपर, वेस्ट लाइन के ऊपर और बाकी अगर अपनी बॉडी के इंचेस को भी मैयर करें तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। सिर्फ वेट के ऊपर जो है वो इन्हिसार ना किया जाए, क्योंकि समटाइम्स
बॉडी की मसल्स हैवी होते हैं, समटाइम्स बोन का मसल जो है वो ज़्यादा होता है। सो आप ज़ाहिर नज़र आने में बड़े ठीक ठाक होते हैं, लेकिन वेट मशीन जो है वो कहती है कि नहीं नहीं इट्स स्टिल हाई। जैसे हमने अपने एक दफ़ा प्रोग्राम में BMI और वेस्ट टू हाइट रेशो की बात की थी कि वेस्ट टू हाइट रेशो ये बताती है आपको कि आपकी हाइट के लिहाज से आपकी वेस्ट लाइन कितनी होनी चाहिए। ये एक नई टर्म यूज़ हुई थी खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि बॉडी बिल्डर्स हैं या फिर स्पोर्ट्स में हैं या जिम वगैरह करते हैं, क्योंकि वो जो लोग जिम करते हैं उनके मसल्स डेवलप हो जाते हैं और मसल्स की वजह से मसल वेट जो है वो बेसिकली इंक्रीज हो जाता है। सो मसल वेट इंक्रीज होता है तो वो वेइंग मशीन पे वेट तो ज़्यादा नज़र आ रहा होता है और ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं है तो वजन ज़्यादा बढ़ गया, जबकि देखने में वो ठीक लग रहे होते हैं। सो उनके लिए खासतौर पर ये कहा गया कि वो जो है वेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें और इंचज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा बात करें। सो हमने जो लास्ट टाइम भी बात की वो सिर्फ क्यूज़ के ऊपर बात की कि क्या जो एक्सटर्नल क्यूज़ हमें मिल रहे होते हैं या कौन से ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं और जो हमें आगे अपने खाने से हाथ रोकने में या खाना खाते रहने में हेल्प करते हैं। सो इट मीन्स कि हमारी जो कैपेसिटी है वो खाने की या किसी खाने को ज़्यादा खाने की या कम खाने की, उसका हमारे मैदे से ताल्लुक़ नहीं है, उसका ज़्यादा ताल्लुक़ हमारी आँखों से है। अक्सर लोग इसके लिए कहते हैं ना कि अक्खा नहीं रचती कि आंखों से भूख जो है वो भी ख़त्म नहीं हुई होती, कि वो लगता है कि नहीं अच्छा नहीं अभी तो हमने सिर्फ थोड़ा सा खाया। सो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं कि कैसे हमारी जो आईज़ हैं वो हमें या हमारा जो आई बॉल है वो हमें कैसे सिग्नल दे सकता है कि हम अब खाने से हाथ रोक लें। क्या खाने का साइज़ भी मैटर कर रहा होता है इसके अंदर? जब बेसिकली क्यूज़ जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल क्यूज़ होते हैं, एक एक्सटर्नल क्यूज़ होते हैं। इंटरनल क्यूज़ वो होते हैं जो कि हमारे अंदर से जो है हमें सिग्नल दे रहे होते हैं कि मुझे भूख लगी हुई है, मैं फुल हो गया हूँ, मैं स्टार्व कर रहा हूँ, ये हमारे इंटरनल क्यूज़ होते हैं। जबकि एक्सटर्नल क्यूज़ जो है वो हमारी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और वो बहुत वैरायटी ऑफ एक्सटर्नल क्यूज़ होते हैं जो कि एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। अब इट डिपेंड्स कि आप उन क्यूज़ को जो है वो कैसे ले रहे होते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस लेवल पे जैसे आपने कहा कि हमारा पेट हमें जो है वो क्यूज़ डिफरेंट दे रहा होता है और हमारी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट दे रही होती है। कि अगर हमें कोई चीज़ नज़र आ रही है, अगर मैं ये देख रहा हूँ कि एक टेबल पे बैठा मैं खाना खा रहा हूँ और खाना एंड की तरफ अब जा रहा है, तो मुझे सिग्नल मिलेगा कि अब खाना ख़त्म होने की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मैं उसके ऊपर सेटल अप होना जो स्टार्ट हो जाऊँगा। लेकिन अगर खाने के दरमियान में मुझे नज़र आ रहा होगा कि नहीं अभी तो सब लोग जो है खा रहे हैं, तो एक क्यू जो मुझे मिलेगा कि नहीं अभी खाना जो है वो चल रहा है, ठीक है। अगर आप जनरली शादियों पे भी देखें तो आपको ये चीज़ नज़र आ रही होती है कि एक कोर्स होता है कि एक स्टार्टर का कोर्स चल रहा है, ठीक है, उसके अलावा फिर एक मेन मील का जो है वो चल रहा है कि लोग अभी मेन मील ले रहे हैं। तो उसमें से जो लोग मेन मील जल्दी खा भी लेते हैं तो वो वेट करते हैं कि नहीं अभी ये वाला एंड जो है वो चल रहा है। स्वीट डिश कभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया हुआ होता है क्योंकि अभी आपको वो क्यू नहीं मिल रहा होता। सो जैसे ही मेन मील खत्म होता है तो फिर आपको एक और मेजर क्यू मिलता है कि अब स्वीट डिश का टाइम है, अब ये वाला जो है वो खाना चाहिए। तो इस तरह के क्यूज़ हमें ऑटोमेटिकली जो है वो मिल रहे होते हैं, हमें अपनी इन्वायरमेंट के अंदर वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। द गुड न्यूज़ इज़ कि हम बहुत स्मार्टली इन क्यूज़ के साथ जो है वो प्ले कर सकते हैं। हम अपने इंटरनल क्यूज़ पे भी अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं और इंटरनल क्यूज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि अगर कोई चिकन विंग्स वगैरह खा रहे हैं या ऐसी चीज़ जिसमें बोटी वगैरह जो है वो यूज़ हो रही होती है, तो आप उसको अपने सामने रखते हैं, ठीक है, ताकि आपको उससे इंडिकेट हो रहा हो कि मैं इतना खा चुका हूँ। तो अब जब आप उसको देख रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको इंडिकेशन मिल जाएगी कि मैं इतना जो है वो खा चुका हूँ, ठीक है। बहुत दफ़ा लोग जो किसी सेपरेट प्लेट के अंदर जो उसको डाल रहे होते हैं, जिससे उनको अपनी जो प्लेट होती है उनकी आपकी बिलोंगिंग वो होती है, आप इससे बिलोंग कर रहे होते हैं, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर जो है वो नज़र आ रही होती है। इसी तरीके से जब हमारी प्लेट क्लीन हो जाती है तो हमें एक सिग्नल मिलता है कि खाना जो है वो ख़त्म हो गया। सो अगर डालेंगे कम तो वो सिग्नल भी जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो रिएक्ट कर रहा होता है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्यूज़ वाला एलिमेंट, क्योंकि जब हम अपनी आदतों की भी बात करते हैं तो इवेंचुअली क्यूज़ जो है दोज आर दी फर्स्ट एलिमेंट जो कि हमें किसी रूटीन के अंदर लेके जा रहे होते हैं। सबसे पहले हमें कहीं से कोई क्यू मिलता है, फिर हम किसी रूटीन को फॉलो कर रहे होते हैं और इवेंचुअली हमें उस रूटीन फॉलो करने के बाद कोई रिवॉर्ड मिल रहा होता है। सो अगर हम अपने क्यूज़ के ऊपर वर्कआउट करें, इसको बहुत क्लियरली डिफाइंड कर सकें, हम बता सकें कि नहीं ये चीज़, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सूप पी रहे हैं, यूजली जब हम सूप्स पीने के लिए रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या जब हमारे घर में सूप होता है तो एक बिग बाउल होता है जिसके अंदर वो सूप सर्व होता है। अच्छा, अगर तो उस बिग बाउल जो सूप जिसमें सर्व हो रहा है उसका साइज ही छोटा हो तो हमारा जो नजरें, जैसे आपने बताया, हमारी नजरें जो देख लेंगी कि ये इतना सूप है, ठीक है। अब जब वो आगे सबको मिलते मिलते आप तक मिलेगा और वो जब खत्म हो जाएगा तो आपको पता चलेगा ये जो मुझे जितना मिला हुआ मैंने इतना ही खाना। लेकिन अगर वो बड़ा होगा या अगर वो रीफिल होकर दोबारा से आ जाए तो दोबारा से एक एक्सटर्नल क्यू मिला कि नहीं
अभी सूप जो है वो खाते रहना, ठीक है, वो चीज़ जो चलती रहेगी। इसी वजह से रेस्टोरेंट्स में भी जब आप जाते हैं यूजली और जब आप स्टार्टर्स लेते हैं तो स्टार्टर्स से आपको क्यू जो है वो मिल रहा होता है कि आप लेते रहें, और स्टार्टर्स यूजली जो है उनके अंदर कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं। सो जब हम स्मार्टली प्ले कर रहे होते हैं तो हम स्टार्टर्स को स्किप करना जो है स्टार्ट कर सकते हैं कि हम डायरेक्ट मील की तरफ ही जाएंगे। वी डोंट नीड स्टार्टर्स, आप वो चीज़ जो है वो नहीं लेते कि एक्स्ट्रा कैलोरीज को जो है वो जो माइंडलेस मार्जिन की हम बात करते हैं कि उसको हम कम करते हैं। इसी तरीके से अगर आप कोई जूस पीने लगे हैं तो अगर तो ग्लास का साइज बहुत बड़ा है और आपने कि मैंने एक ग्लास पीना, अब देयर आर मल्टीपल साइजेस अवेलेबल इन मार्केट जो ग्लासेस को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक, उन मल्टीपल साइजेस में मल्टीपल कैलोरीज जो है वो आ रही होती है। अगर एक बिग साइज ग्लास है तो उसमें कैलोरी डिफरेंट होगी, एक स्मॉल साइज है तो उसमें डिफरेंट होगी, लेकिन हमारी जो नज़र है वो फुल साइज को लेके मैंने एक ग्लास पी लिया, ठीक है, कि मैंने एक ग्लास जूस जो है वो पी लिया। तो अगर आप छोटा ग्लास लेंगे तो उसका मतलब इनटेक जो है वो आपकी कम हो रही है और आप उसके ऊपर सेटल हो जाते हैं। सो अपने क्यूज को बहुत स्मार्टली प्ले करने से हेल्प हो जाती है। क्रॉकरी वगैरह जब खरीदें तो उसमें भी जो मेन प्लेट होती है वो डिफरेंट साइजेस की एक्चुअली आ रही होती है। कुछ क्रॉकरीज में वो बहुत बड़ी आ रही होती है, अच्छा कुछ क्रॉकरीज में वो बिल्कुल प्लेन प्लेट होती है, ठीक है, कुछ क्रॉकरीज में बीच वाला एंड जो उसमें बाउंड्री सी जो है वो बनी होती है एंड देन देयर इज साइड जिसके ऊपर काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन वगैरह जो है वो कोई बना हुआ होता है। सो उसको आप बहुत स्मार्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक बिल्कुल प्लेन प्लेट लेने जो कि बड़ी है तो उसमें आप ज़्यादा डाल लेंगे, लेकिन अगर आप उसमें डालेंगे तो वो क्योंकि उसमें बाउंड्री बनी हुई तो आपको डिफाइन हो जाएगा कि नहीं ये मैंने काफ़ी ले लिया। तो इस तरह हम अपने एक्सटर्नल क्यूज को जो है बहुत स्मार्टली उसके ऊपर जो है वर्कआउट कर रहे होते हैं। ऐसे इसमें मैं चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जैसे आपने बात की कि साइज जो है वो मैटर करता है। ऐसे ही ये साइंटिस्ट कहते हैं कि वी ईट द वॉल्यूम नॉट द कैलोरीज, यानी कि जो फूड का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है इंस्टेड ऑफ के आपने कैलोरीज कितनी ली है। बहुत सी ऐसी खाने पीने की चीज़ें हैं जो कि कैलोरीज में शायद एक जितनी हो लेकिन साइज़ में चूँकि बड़ी नहीं होती तो वो हमें लगता है कि शायद इतनी कोई ज़्यादा नहीं खाई हमने। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई बर्गर अगर खा रहे हैं, चाहे वो मैकडॉनल्ड्स है, KFC है या किसी जगह का भी बर्गर अगर आप खा रहे हैं और अगर वो बर्गर जो है वो आपको दोनों हाथों से पकड़ के खाना पड़ रहा है तो हम कहते हैं कि यस पेट फुल हो गया, मज़ा आ गया खा के, ठीक है। अगर वो बर्गर कैलोरीज में उतना ही है लेकिन चूंकि उसके अंदर अगर सैलेड और इस तरह की ग्रीन सैलेड जो है वो ज़्यादा आपने ऐड करवाया हुआ है और वो ऐसे 2 उंगलियों और एक अंगूठे के दरमियान अगर आसानी से आ जाता है तो वो चूंकि एक हाथ में पूरा आ गया तो वो उससे ज़रा कोई फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आती। बंदा दौड़ता है कि अच्छा कुछ और भी देखा जाए खाने के लिए, तो सिर्फ छोटा सा एक बर्गर था जो एक हाथ में पूरा आ गया। अगर कोई बर्गर 2 हाथों में भी पूरा नहीं आ रहा और मुंह के अंदर नहीं जा रहा तो फिर हम कहते हैं कि ये बड़ा बर्गर था और मेरा तो पेट फुल हो गया। अदरवाइज वही बर्गर अगर आप कैलोरीज उतनी ही रहे लेकिन आपका साइज छोटा हो जाएगा खाने का तो वो फिर हमें लगता है कि पेट फुल नहीं हुआ। सिमिलरली अगर आप जैसे खाने की आप अभी ग्लासेस की बात कर रहे थे तो उससे मैं इसमें ऐड ऑन ये करना चाहूँगी कि समटाइम्स ये भी होता है कि अगर आपने एक बड़ा ग्लास ले लिया है उसके अंदर एक अगर आपने जूस का पैकेट डाला है और एक अगर छोटा ग्लास लिया है और सेम जूस का पैकेट उसके अंदर डाला है आपने, तो जो बड़ा ग्लास है उसको पी के आप फीलिंग ऑफ फुलनेस फील करते हैं कि वो इतना बड़ा ग्लास मैंने पी लिया, लेकिन सेम अमाउंट ऑफ कैलोरी सेम अमाउंट ऑफ जूस अगर आप एक छोटे ग्लास के साइज में डालेंगे जो कि आ जाता है नॉर्मली पूरा, सो वो लगेगा एक छोटा सा ग्लास पिया था मैंने। सो ये भी एक टेक्निक है कि आप अपने आप को फीलिंग ऑफ फुलनेस के लिए या इंटरनल क्यू एक ऐसा भी रख सकते हैं कि आप अपने साइजेस को जो है वो क्रॉकरी के साइज़ को जो है वो चेंज करें। जैसे खाने की प्लेट की बात हुई तो अगर आप बड़ी प्लेट लेंगे तो जब तक वो फुल नहीं होती, भरी हुई नहीं होती, तो लगता है कि यार ये तो बिल्कुल क्या खाया, कुछ भी नहीं खाया। अगर आपने उसमें थोड़ा सा लिया है और 4 दफ़ा ले लिया तो हम कहेंगे थोड़े थोड़े 3-4 इतने से चावल लिए हैं बस मैंने। लेकिन वही प्लेट अगर छोटे साइज़ की होगी और उसमें आप उतने ही डालेंगे तो वो पूरी भरी हुई होगी। सो उसको खाने के एंड तक आपको फीलिंग आएगी कि अच्छा नहीं मेरा पेट फुल हो गया। क्योंकि हम ज़्यादातर 2 तरह की क्यूज़ पे जो सर ने बात की, इंटरनल या एक्सटर्नल क्यूज़ पे चल रहे होते हैं। सो जो लोग जो है इंटरनल क्यूज़ पे चलते हैं वो अपनी फीलिंग ऑफ फुलनेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि नहीं मेरा स्टमक फुल हो गया है। वो इस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि खाने की प्लेट पे खाना खत्म हुआ है कि नहीं खत्म हुआ, या मेरी कोल्ड ड्रिंक खत्म होगी है कि नहीं खत्म होगी, या इर्द गिर्द के लोग अभी खा रहे हैं या नहीं खा रहे। सो ये एक सारे के सारे एक्सटर्नल क्यूज़ हैं जिनके ऊपर हम कहते हैं कि फोकस करने की बजाय अगर आप इंटरनल क्यूज़ पे फोकस रखेंगे कि नहीं मेरा आप स्टमक जो है वो कंप्लीट हो गया, फुल हो गया, तो फिर उससे जो है आप मोटापे की तरफ जाने से अपने आप को रोक सकते हैं।
आई हैव सीन कि जिसमें बहुत से लोग ये बात बड़ी उससे करते हैं कि नहीं ये बड़ा मुश्किल काम है, कौन कैलोरीज का ध्यान रखे, कौन इतना सोच समझ के जो है वो खाता रहे। ये एक्चुअली में जो चाहते हैं कि वाकई अपने आप को एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस में और एक लॉन्ग टर्म चेंज में लेके आएँ, एक ऐसा चेंज जो कि उनके लिए काफ़ी देर तक जो है वो असर रखे, सो उनके लिए ये सारी टेक्निक्स कारआमद हैं। लेकिन अगर कोई सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल चाहता है, जैसे कि 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर जो है वो उन्हें कोई रिजल्ट्स मिल जाएँ और उसमें वो कोई 10 किलो या 20 किलो वज़न कम कर लें, तो शायद उनके लिए ये मुमकिन नहीं है। लेकिन ये 10 किलो या 20 किलो जो वज़न कम होगा वो गेन भी उतने ही स्पीडली होता है, उतनी स्पीड से जो है वो वज़न आप फिर गेन भी करते हैं जैसे ही आप नॉर्मल फूड की तरफ आते हैं। लेकिन हमारा ह्यूमन डिलेमा ये है कि हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमें जो है वो हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमें पुअर कॉन्सिक्वेंसेस याद रहें कि अच्छा ये मुझे करने से नुकसान क्या हुआ था, मेरा फिर वज़न दोबारा से उस स्पीड से बढ़ भी तो गया है ना। लेकिन हमें ये ज़रूर याद रहता है कि अच्छा नहीं मैंने 15 दिन बस खाना पीना थोड़ा सा हल्का खाया था, वो 2 उबले हुए अंडे खाने शुरू किए थे और बस बादाम और एक चाय का कप या ग्रीन टी लेना शुरू की थी, तो मेरा तो 15 किलो वज़न कम हो गया था 15 दिन के अंदर अंदर। फिर वो ये नहीं बताते कि मेरा 5 दिन के अंदर अंदर 15 किलो से ज़्यादा वज़न गेन भी हो गया था जैसे ही मैंने नॉर्मल खाना खाना शुरू किया। जैसे हम लोग शुरू में हमने मेंशन किया कि बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने ईद पे वज़न गेन भी किया होगा, वो लोग वो होंगे ज़्यादातर जिन्होंने क्विकली जो है वेट लूज़ भी किया होगा। जैसे अगर मैं अपना बताऊँ तो मैंने शायद ½ kg गेन किया था, लेकिन वो गेन ऐसा था कि जिसको वाटर वेट कह सकते हैं, वो दोबारा से जो है वो नॉर्मल मेरा जो वेट था उस पर वापस आ गया। सिमिलरली सर ने भी जो बताया, क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस से गुजरते गुजरते यहाँ तक पहुँचे हैं कि जिसमें हमने खाया लेकिन वेट गेन जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ कि 5 किलो हो गया 10 किलो हो गया। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 5-5 किलो भी वेट गेन किया है विद इन 3 days जस्ट बिकॉज कि उन्होंने जो लूज़ किया था वो गलत स्ट्रैटेजी से लूज़ किया था। सो इसको हम कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हमारी ब्रेक का वक्त हुआ जाता है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, देन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। वहम और वसवसों का इंसान के साथ बहुत चोली दामन का साथ रहा है और अज़ल से इंसान इसमें गिरफ़्तार होता रहता है। और एक सईंग भी थी बहुत पहले जो कि ये थी कि वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं। अब मुझे नहीं पता लुकमान हकीम कौन थे और कहाँ थे, लेकिन मुझे ये बताया कि आज की दुनिया में जो सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी है या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके ज़रिए OCD या वहम और वसवसों के साथ बड़ी कामयाबी से आप निपट सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की तामीर नौ कर सकते हैं। अगरचे ये बहुत कोई मुख्तसर काम नहीं या ऐसा नहीं है कि आप कुछ दवा लें कुछ दिन के लिए तो फिर आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। अगरचे दवाएं मदद करती हैं वक्ती तौर पर और वहम और वसवसों से होने वाली अजियत को कम करती हैं, लेकिन ये दवाएं क्योरेटिव नहीं होती। क्योरेटिव सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी है जो कि 5 स्टेप्स का एक फार्मूला है, जिसे हम पहले 4 स्टेप्स हमने डिज़ाइन किए थे, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा स्टेप पॉलिशिंग स्टेप है जिसे तामीर नौ का स्टेप कहते हैं, वो भी साथ शामिल किया है ताकि ये गारंटेड हो जाए कि OCD या वहम और वसवसों का दोबारा आपकी ज़िंदगी पे गलबा ना। कहने को थोड़ी सी टेक्निकल सी बात है कि वर्किंग मेमोरी क्यों हम बता रहे हैं, पर आप देखें कि बच्चों के प्रॉब्लम्स में सबसे हाईलाइटेड प्रॉब्लम आजकल ये आ रहा है कि ये पढ़ता नहीं है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे में ये एग्जीक्यूटिव स्किल्स जिसको वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं ये एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही हो और आप उसको इमोशनल और बिहेवियरल लेवल पर ले रहे हो, यानी आप बच्चों को ये समझ रहे हो कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हो सकता है कि एक्चुअली में रिकॉल करने की उनकी कैपेसिटी ना हो, एक्चुअली में ये जो स्किल है जिसको हम वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं ये हो उनके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। जो हमने शॉपिंग वाली बात की, तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई कैलकुलेशंस की हद तक मामला है
ये मामला उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि पुराने तजर्बात को वहाँ जाना, पुरानी सिचुएशन में अपनी गलती पहचान सकना और फिर उससे सीखना और अभी मौजूदा हालात में क्या करना है, ये सब वर्किंग मेमोरी की मदद से हो रहा है। बिल्कुल। Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे कैलोरीज जो हैं वो हमें धोखा दे सकती हैं, कैसे एक ही तरह का खाना या साइज़ में खाना थोड़ा हो, लेकिन यानी कि अगर आप अमाउंट में खाना कम है लेकिन कैलोरीज उसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हमें उससे फीलिंग ऑफ फुलनेस नहीं आती, हमारा पेट भरा हुआ फील नहीं होता। जैसे कि अगर बहुत दफ़ा ये एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी डिस्कस की कि एक समोसा अगर हम खाते हैं तो वो साइज़ में तो बहुत छोटा सा लगता है, लेकिन कैलोरीज में वो 100 कैलोरीज रखता है। सिमिलरली अगर आप पैटीज़ खाते हैं, चिकन पैटीज़ खाते हैं या कोई एक जो फ्राइड कोई चीज़ अगर आप खा रहे हैं तो साइज़ में तो बहुत छोटी होगी। जैसे हम चिकन विंग्स की अगर बात करें जो फ्राई हुए हुए हैं, या फिर अगर लेग पीस की बात करें अगर वो फ्राई हुआ हुआ, तो 350 के करीब कैलोरीज या ऑलमोस्ट 400 करीब की कैलोरीज जो है उसके अंदर होती हैं एक लेग पीस के अंदर ऑलमोस्ट, और उसमें फैट्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सो ऐसी कोई भी चीज़ जो कि साइज़ में कम है लेकिन कैलोरीज में ज़्यादा है, समटाइम्स इससे हम धोखा खा जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यही चीज़ हमारे साथ होती है कि हम खाने की कैलोरीज पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि अच्छा हमारा खाने का साइज़ कितना है। सो ट्राई टू यूज़ दैट स्ट्रेटजी। इसको यूज़ करते हुए आप अपने स्टमक को जो है वो धोखा दे सकते हैं, वो इस लिहाज से कि आप खाने में चीज़ें ज़्यादा वो ऐड करें, ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज़ कर लें खाने का, लेकिन उससे कैलोरीज पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई जूस बना रहे हैं या कोई स्मूदी बना रहे हैं अगर, सो अगर आप बेरी स्मूथीज़ बना रहे हैं या कोई भी बनाना स्मूथीज़ बना रहे हैं, सो उनके अंदर अगर आप उसको ज़्यादा ब्लेंड करेंगे, जितनी ज़्यादा ब्लेंड करेंगे उतनी ज़्यादा एयर जो है उसके अंदर ऐड ऑन हो जाती है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि कैलोरीज उतनी ही रहती हैं जितनी वो पहले थी। सो अगर उसको आप एक रिसर्च की गई और उसमें उन्होंने यही टेक्निक यूज़ की कि वो स्मूदीज़ बनाई, स्मूदीज़ बनाते हुए उन्होंने उसको ज़्यादा देर के लिए ब्लेंड किया। जब वो ज़्यादा देर के लिए उसको ब्लेंड करते रहे तो उसके अंदर हवा जो है वो ऐड होगी और वो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो गया उसका। सब जब उन्होंने उसको ग्लास में डाला और उन्होंने कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ ये रिसर्च की, जब उन्हें दिया गया, कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो एक ग्लास उन्होंने दिया जो कि फुल करके दिया, और कुछ स्टूडेंट्स को दिया उन्होंने हाफ ग्लास दिया, जबकि कैलोरीज दोनों में सेम थी। उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, साइज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन जिनको बड़ा फुल ग्लास मिला था उनको लगा कि हम फुल हो गए हैं वो एक पी के, और जिनको जो है वो हाफ ग्लास मिला था, और जिन एक्चुअली में उन स्मूथीज़ को जो है वो ज़्यादा देर के लिए ब्लेंड नहीं किया गया हुआ था लेकिन हाफ ग्लास था वो, सो उन्हें लगा कि नहीं अभी हमारे में गुंजाइश और है। उनका स्टमक उन्हें क्यों सेंड कर रहा था कि हमारे अंदर गुंजाइश है, तुम और खा सकते हो। सो ये भी कुछ टेक्निक होती हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं कि अपने खाने के वॉल्यूम को जो है वो इंक्रीज़ कर लें। उसका एक तरीका तो ये भी जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, या तो अपने खाने की प्लेटें छोटी कर लें, ग्लास छोटे कर लें, ताकि आप उतना ही खाना लें, लेकिन जब वो फुल होगा तो वो आपको एक सिग्नल देगा कि आपका पेट जो है वो फुल हो चुका हुआ है। सो यू कैन स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम ओवर ईटिंग। आप ज़्यादा खाना खाने से अपने आप को रोक सकते हैं। सो सर, हम जब अभी स्टमक की बात कर रहे हैं तो स्टमक का इसका मतलब स्टमक की भी कोई खास किस्म की सेटिंग्स होती हैं कि जिसमें या तो वो कोई एक एक्सट्रीम पे है या फिर दूसरी एक्सट्रीम पे है या कोई मिडिल एरिया भी होता है। सो अगर इस पर हम अपने व्यूअर्स को थोड़ी बहुत गाइडलाइंस दें कि स्टमक की वो जो खास सेटिंग्स होती हैं, में एक आई गेस स्टार्विंग है, फिर दूसरी कहती है स्टफ्ड हो जाना, और तीसरी जो मिडल वाली है वो कहती है कि आई कुड ईट मोर। हाँ, मैंने थोड़ा सा भर गया लेकिन अभी भी मैं खा सकता हूँ। सो ये जो स्टार्विंग वाली है उसको हम कैसे बता सकते हैं कि अच्छा ये क्या लेवल है स्टमक का? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमें अपनी बॉडी को इस स्टार्विंग वाली कंडीशन पे लेके ही नहीं आना होता, और उसके लिए बड़ा, जैसे हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में भी काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं कि जो अपने मील्स हैं उसको बड़े कॉन्शियसली जो है वो डिज़ाइन करने की ज़रूरत होती है। हर 2 घंटे के बाद जो है आप कुछ थोड़ी सी चीज़ जो है खा लें। स्ट्रेटेजिकली वैसे कहा जाता है कि आप जितना खा रहे होते हैं आपको 4 आवर्स की एनर्जी जो है वो उससे मिलनी चाहिए, ठीक।
सो आप जब उसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, टू बिगिन विद ज़रा थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट विथ प्रैक्टिस आप उसको बहुत क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कि मैं इतना पोर्शन खाता हूँ तो इससे इतनी एनर्जी मिलती है। आप कैलोरीज़ को जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कैलोरीज़ की अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेहतर होती है, तो ये चीज़ भी सिंपल होती जाती है। सो एक टाइम पे हमें इतना खाना चाहिए कि उससे हमें 4 आवर्स की एनर्जी मिले, जिसका मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली 6 मील्स जो है, 5 to 6 मील्स हमें एक दिन के अंदर जो है विद इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लेने चाहिए। उसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की सेग्रीगेशन को निकाल के इक्वल सेटिंग्स पे वो मील जो है वो लेने चाहिए, जिसका मतलब ये है कि ब्रेकफास्ट में भी आप एक डिफाइंड अमाउंट खाएंगे, आप लंच में भी डिफाइंड अमाउंट खाएंगे और आप डिनर में भी जो है वो डिफाइंड अमाउंट खाएंगे। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो पहली सेटिंग की आपने बात की है स्टार्विंग वाली, उसके ऊपर आप लेकर आएंगे ही नहीं। स्टारवेशन जो है ये अपने आप को डिप्राइव करने वाला जो एंड होता है, ये सबसे ख़तरनाक एंड होता है। और बहुत सी हम डाइट्स को देखते हैं जो कि यूजुअली हम मार्केट्स में देख रहे होते हैं या हम इंटरनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा उनके बारे में बात कर रहे होते हैं, उनको बड़ा स्पेसिफिकली उनको अब एक नाम दिया गया, उनको बोलते हैं डेप्रीवेशन डाइट्स, कि आप अपने आप को डिप्राइव जो है वो किसी फूड से कर रहे होते हैं। बट साइंस इस कंक्लूजन के ऊपर पहुंची है कि अगर आप अपने आप को डिप्राइव करें तो आप वेट लूज शायद कर सकते हैं, पर आप उसको मेंटेन कभी नहीं कर सकते, जो कि आपका एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जब आप अपने आप को खाने से डिप्राइव कर रहे होते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो एक्चुअली चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस, और आप उसके ऊपर बहुत स्ट्रगल और उसको बहुत ज़्यादा पुश जो है वो लगा रहे होते हैं, चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल बन जाती हैं। दैट इज़ वाई बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है, वन ऑफ माई फेवरेट कॉन्सेप्ट्स, जो माइंडलेस मार्जिन वाला जो है वो सबसे अच्छा होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिपीट भी कर लेता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए कि माइंडलेस मार्जिन जो है वो क्या होता है। माइंडलेस मार्जिन में बेसिकली होता है कि अगर आप कोई बंदा अगर 2000 कैलोरीज ले रहा है और आप उसका एक डाइट प्लान डिज़ाइन करके 1000 कैलोरीज पे लेकर आते हैं, तो वो फ़ौरन से उसको पता चलेगा और उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा और वो बहुत ज़्यादा उसके लिए स्ट्रगल कर रहा होगा। बट साइंस ये कहती है कि अगर हम 2000 कैलोरीज को ले रहे हैं और 1800 पे उसको जो है हम सेट इन कर दें, जिसमें से उसने कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपने पूरे दिन में से, और 200 कैलोरीज कम करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं होता, तो उसको फीलिंग ऑफ फुलनेस जो है वो हमेशा रहेगी, डिप्रीवेशन वाली फीलिंग जो है वो नहीं आएगी, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो रिजल्ट बहुत बेहतर जो है उससे आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉफ़ी पीते हैं और आप वो कॉफ़ी पीना जो है वो छोड़ दें और उसकी जगह ग्रीन टी लेना स्टार्ट कर दें, तो एट द एंड ऑफ द ईयर सिर्फ एक इस माइनर से चेंज से जो है वो बहुत मेजर, अप्रॉक्सीमेटली आप 6 kgs जो है वो एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो लूज़ कर लेंगे सिर्फ इस माइनर से चेंज के लिए। अगर आप कोक वगैरह बहुत रेगुलरली पी रहे हैं और अगर आप कोक पीना छोड़ देते हैं तो उससे भी जो है वो बहुत मेजर चेंज जो है एट द एंड ऑफ द ईयर आना स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई 3 रोटियां अगर ले रहा है तो वो Right. 3 से सिर्फ 2 पे भी अगर आ जाता है, फॉर Very एग्जांपल right. कि अगर आप पूरे दिन में 2 ले रहे हैं, यानी टोटल 6 रोटियां ले रहे हैं, और जी। उसको अगर आप सिर्फ किसी एक टाइम पे 1 रोटी कर देते हैं, यानी 120 कैलोरीज आपने सेव कर ली उसमें Right, से। इट डिपेंड्स, exactly. ये मैं एक स्टैंडर्ड साइज रोटी के उसके लिहाज से बता रही हूँ कि 120 कैलोरीज होती हैं एक रोटी के अंदर। सो अगर कोई बंदा 120 कैलोरीज उधर से बचाता है और एक अगर 3 चाय के कप या कॉफ़ी के कप लेता है, उसमें से एक कॉफ़ी का कप उधर से निकालता है, तो तकरीबन वो 200 कैलोरीज रोज़ की सेव कर रहा है। राइट। सो विदाउट बीइंग स्ट्रेस्ड और विदाउट बीइंग हंग्री और विदाउट बीइंग डिप्राइव्ड जो है वो बड़ी आसानी से अपना वेट जो है वो कम कर सकता है। जी एग्जैक्टली, मतलब इतने माइनर से चेंज से जो है वो काफ़ी मेजर आपको डिफरेंस जो है वो मिल रहा होता है और वो आपको टफ नहीं लग रहा। जहाँ पे आप अपनी बॉडी को पुश कर रहे हैं, ये एक स्टैंडर्ड रूल है कि अगर जहाँ पे बॉडी को पुश करें वहाँ पे रिजल्ट्स कभी भी जो है वो नहीं मिलते। फॉर एक्सरसाइज में भी ये बात की जाती है कि बहुत से लोगों के जहन में ये होता है कि अगर हमारा पसीना निकलेगा ढेर सारा, हम बहुत टायर्ड होंगे तो तब हमारा वेट लूज होगा, लेकिन साइंस ये कहती है कि जिस स्टेज के ऊपर आपको टायर्डनेस स्टार्ट हो, एक्सरसाइज करें और आपको थकावट हो रही है, वहाँ पे आपको आगे रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग अदर वे राउंड जो है वो कर रहे होते हैं। डिप्रीवेशन डाइट में भी यही चीज़ चल रही होती है कि हम बॉडी को जो है उस पर जुल्म हम कर रहे होते हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ उसको जो न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए होती है हम उसको वो भी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। सो उसके अंदर ये जो माइंडलेस मार्जिन वाला है, ये बहुत ही मतलब एक माइनर सी चेंज से 6 kgs लूज कर रहे हैं। सो द थिंग इज के टू बिगिन विद आप किसी एक चीज़ पे वर्कआउट करें। जैसे आपने कहा कि अगर आप 2 टाइम्स पे 2 रोटियां लेते हैं तो एक टाइम पे पहले कम करें, उस पर अपनी बॉडी को सेटल करें, फिर दूसरे पे सेटल करें, तो काफ़ी मेजर चेंज जो है एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो आ जाएगा आपके वेट के अंदर सिर्फ इन माइनर चेंजेस को। और ये माइनर चेंजेस को जितना ऐड इन करते रहें, अगर आप एक रोटी छोड़ रहे हैं और साथ आपने 2000 स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दिए, सो ये इन कॉम्बिनेशन जो है रिजल्ट पे
फ़र्क दोबारा से जो है वो जहाँ पे 6 kgs लूज़ होना है वहाँ पे आपका 8 kgs या 9 kgs जो है वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप स्टेप्स को बढ़ाते रहें, जैसे इसको कम करते रहें, तो आपकी बॉडी जो है वो सेटल होना है। एंड दैट इज़ ए मेन टारगेट कि आपने बॉडी को सेटल करना होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ के आप किसी स्पेसिफिक कल्चर में रह रहे हैं, बिकॉज कल्चर टू कल्चर जो है वो डिमांड्स वेरी कर रही होती हैं। आपको डिफरेंट शादियों पे, फंक्शंस पे अपने आप को जो है वहाँ पे आप रोक नहीं सकते, क्योंकि बहुत इर्द गिर्द भी लोग होते हैं और समटाइम जो है वो बड़ा ऑकवर्ड समझा जाता है कि अच्छा छोड़ो, अच्छा जैसे ईद पे कहा जाता है कि चलो है ईद तो साल में एक दफ़ा आनी होती है, बट आप अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि पूरा साल ईद ही होती है। आप पूरा साल बीफ बर्गर्स और बारबेक्यूज और ये सारी चीज़ें आप पूरा साल ही कर रहे होते हैं। जब इस आपको दिल किया आप उसकी जो है वो खाने पीने की अपनी मुताबिक जो है चीज़ों की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सो दैट इज़ नॉट द पॉइंट कि सिर्फ ईद है तो दैट इज़ वाई हम सिर्फ ऐसी कोई चीज़ खाएं या ऐसा कोई खाना खाएं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम तो पूरा साल ही ऐसा कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। सो दैट्स वाई इस चीज़ को आप सेटलिंग करें कि मेरा इर्द गिर्द का कल्चर, मेरी फैमिली का माहौल कैसा है और मेरे लिए क्या चीज़ आसान है। मैं यहाँ पे जो आप बात कर रहे थे एक्सरसाइज की और वॉक की, कि जहाँ पे लोग अपने आप को थकाना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ऐसा है कि मुझसे कुछ दिन पहले किसी ने पूछा कि आप कितनी वॉक करती थी डेली बेसिस पे। क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता था कि शायद मेरा कोई वेट ज़्यादा लूज़ नहीं हुआ, मैंने कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। जिन लोगों ने शायद मुझे रिसेंट देखा था तो उनको लग रहा था कि मैं हमेशा से शायद थी ऐसी। तो मैंने फिर उनको अपनी कंपैरिजन में पिक्चर दिखाई कि नहीं, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, मैं काफ़ी डिफरेंट, मैंने अपने वेट में जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज लाया है। सो दे वर आस्किंग कि मैं कितनी वॉक या कितनी एक्सरसाइज करती थी, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट ये है, जो कि एक मिस्टेकन बिलीफ भी है बेसिकली, कि सिर्फ वॉक या एक्सरसाइज जो है, ये जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे या वॉक करेंगे तो आपका वेट कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। 80% रोल आपकी डाइट का है, कैलोरीज का जो आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं, फिर उसके साथ साथ जो है वॉक का भी है। वॉक का अपनी जगह पे है, वॉक आपके बॉडी को एक शेप में रखती है, आपकी एक्सरसाइज आपकी बॉडी को एक शेप में रखती है, लेकिन कैलोरीज आपकी बॉडी में से एक्स्ट्रा फैट्स को लूज़ करती हैं। सो मैंने उन्हें बताया कि मैंने मिनिमम तो 30 मिनट रखा था, लेकिन उससे ज़्यादा फिर जो है अगर हो जाती थी तो दैट वाज गुड इनफ। और उसमें भी मेरी कोशिश होती थी कि मैं अगर 15 मिनट सुबह के टाइम पे कर लूँ और 15 मिनट शाम के टाइम पे कर लूँ, ताकि टोटल मेरी 30 मिनट वॉक रहे, इंस्टेड ऑफ के मैं जो है एक ही वक्त में जो है वो 30 मिनट्स की वॉक करूँ। सो दैट इज़ वाई ये चीज़ जो है मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की है, कि जिसमें आसानी से जो है आप काम कर सकते हैं, उतना ही गोल रखें आप अपने साथ, बजाय इसके कि आप अपने आप को थकाते रहें या आप अपने आप को जो है वो मुश्किल में लाते रहें। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपने 2 घंटे का वर्कआउट क्यों नहीं किया। मैंने कहा क्योंकि 2 घंटे का वर्कआउट मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। या कोई जिम क्यों नहीं ज्वाइन किया। मैंने कहा क्योंकि वो भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, मैं जॉब करती हूँ, जॉब करते हुए आपके लिए टाइम निकालना और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में लाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। सो मैंने अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट किया जो कि मेरे लिए पॉसिबल था करना। मेरे लिए पॉसिबल था कि मैं मिनिमम 30 मिनट की वॉक लाजमी कर सकती थी, आसानी से कर सकती थी, और उसको भी 2 चंक्स में डिवाइड करके मज़ीद आसानी पैदा हो गई थी मेरे लिए। और मेरा लॉन्ग टर्म कोई गोल था कोई, बट फिर उन्होंने आगे से कहा कि नहीं, इससे तो काफ़ी बड़ा स्लो प्रोसेस हो गया था, ये तो फिर क्विक नहीं होता। मैंने कहा नहीं, जल्दी मुझे थी भी नहीं एक्चुअली। मैंने कोई मिस वर्ल्ड का कंपटीशन तो नहीं करना था कि जिसमें मुझे कोई जल्दी होती कि जल्दी से मैं वेट लूज़ करूं और मैं जाके कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं। मेरा ये टारगेट तो अपने लिए था कि मुझे अपने आप को जो है एक अच्छे वेट पे लेके आना है और अपने आप को एक अच्छी रेंज पे लेके आना है, ताकि मैं अपने आप को डायबिटीज़ से जो है वो दूर रख सकूं और बाकी जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जो वेट की वजह से हो सकती हैं उनसे दूर रख सकूं। तो उस पर फिर वो उनका रिस्पांस था कि अच्छा हाँ नहीं ऐसा है, लेकिन मुझे बहुत जल्दी होती है। मैंने कहा आपका ये बिल्कुल अगर जो स्टैंस है, बहुत से लोगों का स्टैंस होता है कि ज़रा जल्दी वेट लूज़ हो जाए, लेकिन ये स्टैंस शॉर्ट टर्म में हेल्प कर सकता है। जल्दी से वेट लूज़ हो जाएगा, लेकिन यकीन रखें कि उतनी ही जल्दी से गेन भी होगा, बल्कि कोई 5 किलो एक्स्ट्रा गेन हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी हमारी तरफ से ऐसी सजेशन नहीं आपको मिलेगी कि जिसमें हम आपको जल्दी का प्रोजेक्ट दें या जल्दी का कुछ भी बताएं। ये सारी वो टेक्निक्स हैं जो अगर आज आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे, सो इन द लॉन्ग रन जो है वो आपकी फैमिली में, आपके अगर घर में बच्चे हैं, बहन भाई हैं, या जो भी पेरेंट्स भी अगर हैं जो अगर इस तरह की किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो दे विल एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम दिस थिंग। और मैं यहाँ पे बताऊँ कि मैं इवन अपनी मदर से थोड़ा दूर रहती हूँ, अभी मैं दूसरी सिटी से रहती हूँ, तो इसके बावजूद जो है मेरी मदर ने भी पिछले कुछ महीनों के अंदर तकरीबन 6 to 7 मंथ्स के अंदर उन्होंने 5 kg लूज़ किया। एंड डायबिटिक पेशेंट है वो, तो मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट कर रही थी कि वेरी गुड, क्योंकि वो जहाँ पे घर में प्रैक्टिस आम हो जाती है कि अच्छा आपने खाने का साइज़ कम करना है, कैलोरीज को देख के वॉक को मेंटेन रखना है और अपनी जो मेडिसिन है वो टाइम पे लेनी, ये सब चीज़ें उन्होंने करना शुरू की। सो उन्होंने अपना 5 kg वेट जो है वो लूज़ किया है। जिस दिन मैं
कुछ परसों चौथ मैंने उनका वेट जब चेक किया तो उस पर वो काफ़ी थी, अच्छा मेरा इतना वेट कम हो गया, तो आई वॉज अप्रिशिएटिंग हर। सिमिलरली ये जो कि एक लॉन्ग टर्म में स्लो प्रोसेस से कम हुआ है, तो इट मीन्स कि ये गेन भी इतनी आसानी से नहीं होगा, ये गेन भी उतना ही स्लोली जो है वो होगा। लेकिन जो हम बात करते हैं खाने की कैलोरीज की बात करते हैं, तो हम बहुत दफ़ा खाने की कैलोरीज को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं। वेरी राइट। कि अगर कोई जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि चीज़ कोई छोटी सी है, अगर जैसे समोसा है तो कैलोरीज उसमें काफ़ी ज़्यादा हैं, या अगर पैटीज़ है, चिकन पैटीज़ है तो कैलोरीज उसमें काफ़ी ज़्यादा है, कुछ 250-300 के करीब चिकन पैटीज़ में कैलोरीज बड़ी आराम से होती हैं। लेकिन हम उसको कहते हैं अच्छा एक चिकन पैटीज़ ही तो खाई थी सिर्फ मैंने, जबकि कैलोरीज वो आपकी पूरी हो चुकी हुई है। और अगर आप जो है वो एक फुल प्लेट ऑफ जो है वो अगर आप चने का सैलेड अगर बनवा के खाते हैं तो उसमें पूरी प्लेट भी भरी हुई अगर होगी और आप खा लेंगे और आप फुल भी फील करेंगे, लेकिन उसमें कैलोरीज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 120 के करीब हो। यानी कि आप उसके अंदर अगर सारा सैलेड डालते हैं, टमाटर, प्याज और ये खीरा वगैरह इस तरह की चीज़ें अगर आप डालते हैं तो वो 120 के करीब जो है उसकी कैलोरीज चली जाती हैं और आप फीलिंग ऑफ फुलनेस में भी चले जाते हैं। बेसिकली ये वही मिथ्स होते हैं ना, जिससे यूजुअली ऑपरेट हम लोग कर रहे होते हैं, हम लोगों को पता नहीं होता ज़्यादातर कि लोग जैसे मेन 3 मील्स का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, उसी की कैलोरीज को काउंट करना है, इन बिटवीन जो कैलोरी इनटेक हो रही है उसको, स्नैक्स वगैरह को तो लोग यूजुअली समझ रहे होते हैं कि इसमें कैलोरीज ज़्यादा नहीं है, बट इनफैक्ट अगर देखा जाए तो उसके अंदर जो बहुत ज़्यादा कैलोरीज जो हैं होती हैं। और इसी वजह से जब भी इस प्रोसेस को स्टार्ट करना होता है तो पहली सजेशन जो है वो ये आती है कि लॉकडाउन करना जो आप स्टार्ट करें, ताकि आपको पता चले कि आप प्रॉब्लमेटिक एरियाज जो हैं वो कहाँ पे एक्चुअली जनरेट हो रहे हैं। आप जो चीज़ खा रहे होते हैं, जैसा मोल्टन लावा केक जो वो यूजुअली आप खा रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं पता चल रहा होता, बट अगर आप उसकी कैलोरीज को देखें तो आप एक मील से भी ज़्यादा जो है 3000 के करीब कैलोरीज होती है उसके अंदर, तो आप इतना ज़्यादा जो है, ठीक है। सो द फैक्ट इज़ कि आप जब चीज़ों को लॉक करना स्टार्ट करते हैं, वो एक्सटर्नल क्यूज़ में जब चीज़ों को लाना स्टार्ट करेंगे, आप लिखेंगे, आप काउंट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, सो आपका ब्रेन जो है वो उतना ट्रेन होना स्टार्ट हो जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा। और एक स्टेज के ऊपर जो है आपको बहुत क्लियरली पता चल सक रहा होता है कि इसमें इतनी कैलोरीज होंगी, इसमें इतनी कैलोरीज होंगी, ये मैं खाऊंगा तो बॉडी ऐसे रिएक्ट करेगी। जैसे आप बताए थे बर्गर वाली एग्जांपल आपने बहुत ज़बरदस्त है कि दोनों हाथों से हम लोग खा रहे होते हैं तो हमें लगता है कोई बड़ी चीज़ हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। और बहुत सी जगहों पे फास्ट फूड्स में ये कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस हमारी कंट्री में भी कराया गया कि जहाँ पे बिग साइज़ बर्गर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए गए कि फीलिंग ऑफ फुलनेस, और लोगों के लिए वो खाना भी बहुत मुश्किल होता था, बट वो लोग ऑर्डर कर रहे होते थे और ये प्रोसेस होता था। सो बेसिकली हम लोगों को एक्सटर्नल क्यूज़ तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे होते हैं, उसी बर्गर को हम किसी शॉर्ट साइज़ में वही लवाजमात वगैरह उसके अंदर करके अगर हम उसको खाना और दोनों हाथों से अगर खाएं तो फिर वो चीज़ जो है वो उतनी ही जो है वो बन जाती है। इसी तरीके से फ्राइज़ वगैरह भी आ रहे होते हैं कि हम फ्राइज़ को कभी काउंट नहीं कर रहे होते, बट हम उसको देख के हमें पता चल रहा होता है कि हम जो है वो कितना खा रहे हैं, इतना स्ट्रॉन्ग वो एक्सटर्नल क्यूज हमें मिल रहे होते हैं। और यूजुअली अगर आप देखें कि जितने फ्राइज होंगे आहिस्ता आहिस्ता खाते 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 हम कितने खा लेते हैं। ये जो स्नैक्स वगैरह निमको वगैरह होती है वो बहुत दफ़ा जब हम खाते 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 जो कितनी ज़्यादा खा रहे होते हैं, और उसकी कैलोरीज तो हम बिल्कुल भी काउंट नहीं कर रहे होते, उसको बहुत लिमिटेड कंसीडर कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लैक ऑफ नॉलेज होता है, हमें पता नहीं होता कि इस सर्टेन प्रोडक्ट में जो कितनी कैलोरीज हैं। सो जब हम, क्योंकि आप अगर आपकी मेरी कन्वर्सेशन तो हम कैलोरीज बहुत ज़्यादा जो है वो कर रहे होते हैं, बिकॉज हमें पता है इन चीज़ों के बारे में कि ये चीज़ें किस तरह हमारे लिए फ़ायदेमंद है, किस तरह फ़ायदेमंद नहीं है। और दूसरी बात ये कि हर बॉडी जो है वो डिफरेंट रिएक्ट कर रही होती है, हर ब्रेन जो है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेन टाइप्स जो कि हमने पहले भी डिस्कस की ली, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे रवैये, हमारे जो बिहेवियर्स होते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली जो है वो वर्कआउट कर रहे होते हैं। सो इन चीज़ों को अगर डिफाइन हम करते हुए आगे मूव करें तो चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे आपके और मेरे लिए काफ़ी सिंपल बन चुकी हैं, तो वो हर किसी के लिए जो है सिंपल बन सकती है। और ये एक्चुअली साइंटिफिक तरीके होते हैं। वो जैसे आपने कहा फ़ौरन से वेट को कम करना, डेफिनेटली वो चीज़ें वर्कआउट नहीं करते हैं। जो कपल्स जिनकी शादी होने वाली होती है वो यही एग्जैक्टली, क्योंकि उनका शॉर्ट टर्म गोल होता है कि हमारी तस्वीरें अच्छी हैं, हम लोग जो पहने वो बहुत हम पे अच्छा लगे। सो जैसे ही वो इवेंट ख़त्म होता है, उन्हीं कपल्स को आप 6 महीने या साल बाद देखें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो गेन किया होता है, क्योंकि उनका शॉर्ट टर्म वो गोल होता है। बिल्कुल ऐसा है। और इसके अभी जैसे सर मैं और सर मिल के जो क्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो हमें भी एक क्यू मिला है कि ब्रेक ले लें। तो हम अपने उस क्यू के ऊपर काम करते हुए ब्रेक की तरफ चलते हैं, और ब्रेक से फिर वापस आके बात को कंटिन्यू करते हैं।
ये वहम और वसवसों का इंसान के साथ बहुत चोली दामन का साथ रहा है और अज़ल से इंसान इसमें गिरफ़्तार होता रहता है। और एक सईंग भी थी बहुत पहले जो कि ये थी कि वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं। अब मुझे नहीं पता लुकमान हकीम कौन थे और कहाँ थे, लेकिन मुझे ये बताया कि आज की दुनिया में जो सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी है या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके ज़रिए OCD या वहम और वसवसों के साथ बड़ी कामयाबी से आप निपट सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की तामीर नौ कर सकते हैं। अगरचे ये बहुत कोई मुख्तसर काम नहीं या ऐसा नहीं है कि आप कुछ दवा लें कुछ दिन के लिए तो फिर आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए। अगरचे दवाएं मदद करती हैं वक्ती तौर पर और वहम और वसवसों से होने वाली अज़ियत को कम करती हैं, लेकिन ये दवाएं क्योरेटिव नहीं होती। क्योरेटिव सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी है जो कि 5 स्टेप्स का एक फार्मूला है, जिसे हम पहले 4 स्टेप्स हमने डिज़ाइन किए थे, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा स्टेप पॉलिशिंग स्टेप है जिसे तामीर नौ का स्टेप कहते हैं, वो भी साथ शामिल किया है ताकि ये गारंटेड हो जाए कि OCD या वहम और वसवसों का दोबारा आपकी ज़िंदगी पे गलबा ना। कहने को थोड़ी सी टेक्निकल सी बात है कि वर्किंग मेमोरी क्यों हम बता रहे हैं, बट आप देखें कि बच्चों के प्रॉब्लम्स में सबसे हाईलाइटेड प्रॉब्लम आजकल ये आ रहा है कि ये पढ़ता नहीं है। तो हो सकता है कि आपके बच्चे में ये एग्जीक्यूटिव स्किल्स जिसको वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं ये एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही हो और आप उसको इमोशनल और बिहेवियरल लेवल पर ले रहे हो, यानी आप बच्चों को ये समझ रहे हो कि ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है। हो सकता है कि एक्चुअली में रिकॉल करने की उनकी कैपेसिटी ना हो, एक्चुअली में ये जो स्किल है जिसको हम वर्किंग मेमोरी कह रहे हैं ये हो उनके अंदर एज अ वीकनेस एग्जिस्ट कर रही है। जो हमने शॉपिंग वाली बात की तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोई कैलकुलेशंस की हद तक मामला है, ये मामला उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यानी कि पुराने तजर्बात को वहाँ जाना, पुरानी सिचुएशन में अपनी गलती पहचान सकना और फिर उससे सीखना और अभी मौजूदा हालात में क्या करना है, ये सब वर्किंग मेमोरी की मदद से हो रहा है। बिल्कुल। Lahore, Karachi, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways Pakistan. वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्यूज़ किस तरह से हमें हेल्प करते हैं और हम किस तरह से उन्हें अरेंज कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए और किस तरह से वो हमारे नुकसान में भी जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। हमने उससे पहले बात की कि हमारे स्टमक की, हमारे मैदे की 3 तरह की सेटिंग्स होती हैं कि एक सेटिंग जिस पे सर ने बताया कि स्टार्वेशन पे कि उस सेटिंग पे तो जाना ही नहीं चाहिए, उससे पहले ही हमें कुछ तैयारी करके रखनी चाहिए ताकि हम उस साइड पे जाइए ना, क्योंकि एक बंदा जब उसे शदीद भूख लग रही है, स्टाफ कर रहा है वो, तो उस टाइम पे उसका हाथ खाने से रोकना बड़ा मुश्किल सा काम है। और दूसरी साइड के जहाँ पे बिल्कुल ही उसका दूसरा एक्सट्रीम है कि बिल्कुल स्टफ़ कर लेना अपने आप को, इतना ज़्यादा भर लेना कि जैसे बिल्कुल आप समझें कि सीलिंग, जिसको सीलिंग पॉइंट कहा जाता है ना, कि आप फुल भरे में, जिसमें अक्सर लोग कहते हैं कि मैं तो यहाँ तक जो है वो फुल हो गया हूँ, अब इससे ज़्यादा मेरे से खाया नहीं जाता। सो समटाइम्स हम ऐसे क्यू के इंतज़ार में रहते हैं कि जिसमें हम कहते हैं हम जी यहाँ तक भर गए हैं, अब इससे ज़्यादा खाया नहीं जाता। सो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग पॉइंट। उस पॉइंट तक भी अपने आप को लेके जाना जो है वो गलत है, क्योंकि हम जब माइंडलेस मार्जिन की बात करते हैं तो माइंडलेस मार्जिन ना तो स्टार्विंग के पॉइंट पे जनरेट हो सकता है, ना ही स्टफ्ड पॉइंट पे जनरेट हो सकता है। माइंडलेस मार्जिन जो है इन दोनों के दरमियान में एक रास्ता है जिसको हम कहते हैं कि आई एम फुल बट आई कैन ईट मोर। ऐसी कंडीशन होती है हमारे स्टमक की कि जिसमें वो कहता है कि नहीं, मैं वैसे तो सेटिस्फाई हो चुका हूँ, मैं फुल हो चुका हूँ, लेकिन अभी उसने सीलिंग पॉइंट को टच नहीं किया हुआ होता। सो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की स्पेस होती है और उसमें वो कहता है कि हाँ आई कैन ईट मोर, और ये सब का वेरी करता है। एक्चुअली में जो दरमियान वाला जिसको हम ग्रे जोन भी कहते हैं, ग्रे जोन सबका वेरी करता है। कुछ लोग ऐसे हैं
जो कि एक प्लेट खा के फुल हो जाते हैं और उनकी स्पेस जो है वो ख़त्म हो जाती है, उनका स्टफ्ड पॉइंट आ जाता है। कुछ ऐसे हैं जो एक प्लेट के साथ एक बर्गर, फिर साथ उसके अगर आपने कोई सैंडविच अगर लिया हुआ है वो भी खा सकते हैं, फिर उसके बाद जो है आप एक हैमबर्गर खुद से बनवाएंगे, फिर साथ साथ जो है आप पास्ता भी मंगवा सकते हैं चीज़ वाला, फिर भी वो कहेंगे नहीं पेट तो मेरा फुल हो गया है लेकिन आई कैन ईट मोर, एक्चुअली मैं आई कैन ईट मोर। और जब उन्हें पता चलता है कि वो आइसक्रीम भी कोई अवेलेबल है, कोई डेजर्ट भी अवेलेबल है, तो वो कहते हैं नहीं डेफिनेटली आई कैन ईट मोर। तो दैट इज़ एक्चुअली दैट पॉइंट कि जहाँ पे आप माइंडलेस मार्जिन रख सकते हैं, क्योंकि आपका स्टमक उस टाइम पे सेटिस्फाइड है, आपकी बॉडी की नीड पूरी हो सकती है। अब जो आप एक्स्ट्रा खाएंगे उससे आप हाथ अगर रोकते हैं तो आप अपने आप को वेट गेन से रोक रहे हैं, और अगर आप वहाँ पे एक्स्ट्रा खाने से अपने आप को नहीं रोकते क्योंकि आपका स्टमक तो आपको कोई सिग्नल नहीं दे रहा, तो वहाँ पे फिर आप स्टफ्ड पॉइंट की तरफ जा रहे हैं जो कि आपके वेट गेन को जो है वो बुरी तरह से जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। सो हमने एक्सट्रीम्स की बजाय मिडिल पॉइंट यानी ग्रे जोन में रहना है कि जहाँ पे आप अपने आप को खाने से जो है वो रोक सकते हैं। सो ये बात तो होगी हमारी स्टमक की सेटिंग के ऊपर कि स्टमक को स्टार्वेशन में भी नहीं लेके जाना, स्टफ भी नहीं करना, दरमियाना पोर्शन जो है वो रखना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो खाने का कितना हमने खाने को चबाया है या कितना स्लो हम खाना खा रहे हैं, इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। वेरी राइट कि इसका हमारे स्टमक की फुलनेस के साथ ही हमारे खाने की स्पीड का हमारे स्टमक की फुलनेस के साथ भी ताल्लुक होता है। तो मैं चाहूँगी सर इस पे अगर आप कुछ ऐड ऑन करें। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि यूजली हम लोग मिस कर लेते हैं, और अगर हम थ्रू आउट दी वर्ल्ड इसको स्टडी करें तो हमें बड़ी वैरायटी जो है उसके अंदर नज़र आ रही होती है। जैसे आपने जो पॉइंट बताई है, तो अमेरिकन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है देखी जाती है कि बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, और काफ़ी उसमें रिसर्चेस भी हुई जिसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि ब्रेकफास्ट में वो कितनी क्विकली खा रहे होते हैं, लंच वो कितनी क्विकली कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, डिनर्स पे वो कितना टाइम लगा रहे होते हैं। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर कर रही होती है, विच मीन्स कि हमें जब भी अपना मील वगैरह हम ले रहे होते हैं हमें उसको टाइम देने की ज़रूरत होती है, हमें उसको जैसे आपने कहा कि इसको च्यू जो है वो प्रॉपरली करने की साथ साथ ज़रूरत होती है, बिकॉज इससे जो है क्योंकि हम जितना च्यू कर रहे होते हैं, हम जितना टाइम लगा रहे होते हैं, तो उससे हमारा ब्रेन जो है हमें सिग्नल मोर सेटिस्फेक्शन की जो है वो दे रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सैंडविच खा रहे हैं तो उस एक सैंडविच को आप विद इन ए मिनट ईजिली ख़त्म जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। बट साइंस ही कहती है कि नहीं, आपने उसको विद इन ए मिनट ख़त्म, क्योंकि जब जैसे आप उसको विद इन ए मिनट ख़त्म करेंगे तो एक फ़ौरन से सिग्नल आएगा कि अभी तो मैंने खाना जो है वो खाया ही नहीं है, चाहिए कि मुझे भूख जो है वो लग रही है। और यूजली हम ऐसे देखते भी हैं कि जब आप किसी बच्चों को साथ एक्सपेरिमेंट करके अगर हम देखें कि उनको आप छोटी सी चीज़ दें तो वो उसको जब क्विकली खा लेंगे तो दे आस्क फॉर मोर, क्योंकि हमें जो है वो ज़्यादा की ज़रूरत होती है। एंड दिस इज़ हाउ आवर ब्रेन वर्क्स। सो उसके अंदर ये कि आप टेक योर टाइम, अगर वही सैंडविच को आप 15 से 20 मिनट में ख़त्म करेंगे, आराम से ख़त्म करेंगे, आराम से उसको च्यू करेंगे, सो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस जो है वो आएगी और आपका ब्रेन आपको सिग्नल देगा कि हाँ ये चीज़ जो है वो खा ली। लेकिन जितने कम टाइम स्पैन में होगी उतना ज़्यादा जो है वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। सो अपने स्केड्यूल्स को भी ऐसे डिफाइन करने की जब आप मील्स दे रहे हैं तो बहुत ज़रूरी, जब आप उसको अच्छे तरीके से टाइम दे सकें, दैट हेल्प्स यू ए लॉट। ठीक है, बिल्कुल ऐसा है। और इसमें जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि टाइम, च्यूइंग टाइम जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। सिमिलरली हमारा स्टमक जो है उसको तकरीबन 20 मिनट चाहिए होते हैं हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजने में कि मैं जो है वो कंप्लीट हो गया है, फुल हो गया, सेटिएटेड हो चुका हूँ मैं, यानी कि मैं भर चुका हूँ, अब मुझे ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। 20 मिनट लगते हैं। अगर आप कोई खाना खा रहे हैं और उसको खाने में, चबाने में आप 20 मिनट लगा रहे हैं तो आप सेटिएटेड फील करते हैं कि मेरा पेट फुल हो चुका है। लेकिन अगर आप वही खाना 5 से 10 मिनट के अंदर खा लेते हैं तो यू स्टिल फील हंग्री। सो इसका एक बहुत बड़ा रोल इसके अंदर आता है कि आप अगर कोई भी खाना देखें, खाएं उसे, सो उसके लिए आप टाइम लें, उसको थोड़ा सा हल्का हल्का आराम से जो है वो चबाया जाए। एक तो ये कि वो हेल्प करता है आपकी डाइजेशन के अंदर, क्योंकि कुछ डाइजेशन हमारे मुंह के अंदर भी होती है और फिर उसके बाद जाके हमारे स्टमक के अंदर बाकी की डाइजेशन होती है। सो जितना अच्छा च्यू किया होता है उतना ही अच्छी डाइजेशन हमारी होती है, यानी कि हमारा खाना जो है उतना ही ज़्यादा अच्छा हजम होता है एंड बेली फैट्स जो है उतनी ही कम होती हैं। और दूसरी चीज़ है कि हमारे ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि अच्छा अब मैं फुल हो चुका हूँ, अब मज़ीद खाने की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जितना फास्ट आप खाते हैं, आप आजकल अगर आप देखें तो फास्ट फूड जो है वो बेसिकली यही वजह है कि हम खाने के बावजूद भी वो स्टिल फील हंग्री, क्योंकि वो फास्ट होती है और फास्टली खाई जाती है। अगर आप किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट में बैठ के खा रहे हैं तो एवरेज जो साइंस बताती है, रिसर्च बेस्ड बात, कि 11 मिनट लगते हैं हमें खाने में, एंड इट इज स्टिल लेस देन 20 मिनट्स, और हम इसीलिए सैटिएटेड एज सच फील नहीं करते। लेकिन अगर आप उसको
स्लो प्रोसेस से खा रहे हैं और खाते खाते आपको 20 मिनट लगने हैं कम से कम, तो फिर आप फिल जो है वो फील करते हैं कि नहीं अब मैं फुल हो चुका हूँ। सिमिलरली अगर आप किसी दोस्त के साथ बैठ के 2 से 3 लोगों के साथ बैठ के खा रहे हैं, सो उसमें भी ऐसा होता है कि आप ज़रा स्पीड से खा जाते हैं खाना, सो उसकी वजह से भी ज़्यादा आपको नहीं पता चलता और 20 मिनट से कम टाइम लगता है। सो अगर आपके खाने का टाइम जो है वो 20 मिनट से कम है, सो आपको ज़्यादा कोई भूख, मैदा फुल हुआ फील नहीं हो रहा होता। ये ज़्यादातर उनके लिए है जो वेट में ज़्यादा होते हैं। एंड यहाँ पे रिसर्च ये भी बताती है कि लोग वेट जितना जिन लोगों का वेट ज़्यादा होता है उतनी ही उनकी हंगर ज़्यादा होती है, उनकी बॉडी की डिमांड ज़्यादा होती है, क्योंकि जो फैट्स होती हैं वो एक्टिव होती हैं, उन्हें खाना रिक्वायर्ड होता है। तो जितने ज़्यादा लोग ओवरवेट होते हैं उन्हें भूख भी उतनी ज़्यादा लगती है और वो खाना उतनी ज़्यादा स्पीड से भी खा रहे होते हैं। सो दैट इज़ वाई वहाँ पे रिकमेंडेशन ये होती है कि थोड़ा स्लो स्पीड से खाया जाए। और वो स्पीड कैसे स्लो की जा सकती है इस पर हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे कि हाउ टू स्लो डाउन योरसेल्फ, अपने आप को कैसे आप स्लो डाउन कर सकते हैं, अपने खाने को कैसे, खाने की स्पीड को कैसे कम कर सकते हैं। सो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि आप अपने वेट को जो है वो मेंटेन कर सकें। सो इसके अलावा जो है जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर आप उसको च्यू करके खा रहे हैं, जैसे अगर आप देखें तो काफ़ी रवाज है चूरी बना के खाने का, कि रोटी को बारीक बारीक छोटा छोटा सा करके अब चूरी सी बनाई जो हुई है, अब वो चूरी तो बेचारी इतनी सी बन जाती है, एक रोटी से तो इतनी सी बनती है क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो चुके होते हैं। अब जो अक्सर माएँ जो चूरियाँ बना रही होती है उन्हें लगता है इतना सा सिर्फ खाना है, तो वो एक रोटी और डाल देती है उसके अंदर। लेकिन वही अगर 2 रोटियाँ किसी के सामने रखी जाएँ और वो खाए तो वो कहेगा वो मैंने 2 रोटियाँ खाई हैं, लेकिन वो 2 रोटियों की अगर चूरी बनाए तो वो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं होती। एक्सटर्नल क्यूज जो है, एक्सटर्नल क्यू वो इतना ज़्यादा नहीं होता, वो तो बस इतना सा एक बाउल सा बनेगा, वो आप खा लेंगे आराम से, बाद में आपको पता चलेगा ओ अच्छा आप 300 कैलोरीज के करीब आप ऑलमोस्ट खा चुके हैं, क्योंकि उस चूरी के अंदर ज़्यादातर घी भी डाला हुआ होता है, बल्कि इससे ज़्यादा होती है। और अगर कोई मीठी खाता है तो वो चीनी भी डली हुई होती है उसके अंदर। और इसी तरह अगर आप मैंगो जो है खा रहे हैं, तो मैंगो अगर आप स्लाइस बना के वैसे खा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मैंने एक मैंगो खा लिया। लेकिन अगर आपके सामने स्लाइस की बजाय वो जो छोटे छोटे पीसीज होते हैं उस फॉर्म में आए और एक बाउल भरा हुआ आपके सामने है, तो आप शायद वो बाउल में 1.5 मैंगो खा चुके हैं, वेरी राइट, या 2 मैंगोज जो हैं वो खा चुके हुए होते हैं। सो ये इस तरह की छोटी छोटी टैक्टिक्स आपको काफ़ी हेल्प करते हैं अपने वेट को मेंटेन करने में। और ये क्यूज़ हैं जो आपको हेल्प करेंगे कि कैसे, अच्छा अगर मैं स्लाइस की फॉर्म में लूँ, नहीं स्लाइस की बजाय बेहतर है कि आप क्यूब्स की फॉर्म में ना लें, क्योंकि क्यूब्स की फॉर्म में आप ज़्यादा खा सकते हैं। और अगर आप रोटी ले रहे हैं तो अगर आप मोटे भी हैं, वेट भी ज़्यादा है, तो फिर चूरी को अवॉइड करें। वैसे तो चूरी को वैसे ही अवॉइड करें क्योंकि वो मिट्ठू के लिए होती है, मियाँ मिट्ठू के लिए होती है। सो बेहतर ये है कि वो मियाँ मिट्ठू को खाने दें और आप जो है रोटी खाएं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप पूरी रोटी खा रहे हैं, बजाय इसके कि कूट के जो है वो चूरी सिर्फ खाई जा रही है और वो 2 रोटियाँ खा गई और आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि हमारे स्टमक को जो है ये सिग्नल नहीं मिलता कि मैं फुल हो चुका हूँ। ठीक है, सो ये इस तरह की बहुत सी चीज़ें जो आपको हेल्प करती हैं कि आप कितनी स्पीड से खाना खा रहे हैं, कितना स्लो खा रहे हैं, और कैसे आप अपने आप को री इंजीनियर कर सकते हैं। उसमें भी हम अगर आपको बताते चलें, जो कि हम काफ़ी हद तक इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि आप अपने खाने पीने को कैसे री इंजीनियर कर सकते हैं, अपने स्टमक को कैसे री इंजीनियर कर सकते हैं। सो इसके लिए ये स्ट्रैटेजीज बताई जाती हैं कि सी इट बिफोर यू ईट इट, कि अगर आप अपना खाना जो है, जो भी खाना आपने खाना है, वो एक ही प्लेट में सारा खाना डाल लें, बजाय कि लदा डालने के। और फिर आप खाना खा के, जैसे आपने शुरू में भी बताया कि उसी के अंदर अपने अगर कोई हड्डी है तो उसी के अंदर जो कोई बच गया खाना उसी के अंदर डालते जाएंगे, बजाय इसके कि हर दफ़ा नया लेके आएँ प्लेट या लदा सब के अंदर डालें। सो इससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो 1 टाइम उसको डिफाइन कर लें कि इतना जो है वो खाना उसके अंदर, और फिर बाकी चीज़ों को जो है वो अपनी उस जगह से ज़रा दूर कर दें आप। हाँ बिल्कुल, कि अगर आपने कोई पैकेज है जिसके अंदर वो सारा कुछ आया है, मील बॉक्स है, तो वो फिर उधर छोड़ रहे हैं, आप किचन में छोड़ रहे हैं, और वो सारा जो भी आपने खाना है ना वो एक प्लेट के अंदर जो है वो आप डाल रहे हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी है, वो आपको हेल्प कर सकती है। और आप 14% लेस खाना खाएंगे, जितना कि अगर आप लदा प्लेट में और जो आपके पास अगर अवेलेबल है तो उसमें से डाल के खाएंगे। एक चीज़ और भी है कि यूजुअली घरों में क्या होता है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपके खाने की प्लेट में कोई डाल देता है, उन्हें खुद थोड़ा सा और ले लो, थोड़ा सा और डाल दिया जाता है। तो इसकी वजह से भी ओवर ईट, जब आपका बाउल या आपकी प्लेट रीफिल होती रहती है तो आपको नहीं पता चलता है, क्योंकि वो एंड की तरफ जा ही नहीं रही। जैसे वो एंड की तरफ जाना शुरू होती है फिर आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आती है। लेकिन घरों में या बहुत सी जगहों पे, अगर मैं बुफेस की बात करूँ तो वहाँ पे भी यही होता है कि वो एंडिंग से पहले ही वो दोबारा से रीफिल हो जाती है। ये एक रिसर्च भी हुई थी, उस पर उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो, कुछ हाफ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको दिया गया
सूप बाउल्स दिए गए जो कि नीचे से कनेक्ट थे एक डक्ट के साथ, जो कि उनमें जूस को, उनके सूप को रीफिल कर रही थी, दोबारा से सूप ज़्यादा हो जाता था, उन्हें नहीं पता था कि सूप ज़्यादा हो रहा है। और एक ऐसे थे कि जिनको जितना सूप दिया गया उन्होंने बस उतना ही लेना था, और अगर दोबारा लेना था तो जाके लेना था। सो उस रिसर्च का एंड रिजल्ट ये निकला कि जिनको नहीं पता था कि उनका बाउल जो है रीफिल हो रहा है और नीचे से एक डक्ट, एक पाइप के थ्रू उनका बाउल जो है सूप से रीफिल होता जा रहा था, उन्होंने ऑलमोस्ट जो है 14 to 16% एक्स्ट्रा सूप जो है वो कंज्यूम किया था। लेकिन जिनका सूप जो है रीफिल वैसे एनोनिमसली नहीं हो रहा था, उनको जाके करना पड़ा था, तो उनका ऑलमोस्ट 5% जो है उन्होंने एक्स्ट्रा लिया था। अदरवाइज जो है ज़्यादा ओवर ईटिंग की कैपेसिटी वहाँ पे थी, जहाँ पे जो है बगैर बताए जो है आपका बाउल जो है वो रीफिल होता जा रहा था। तो ये भी एक तरीका है कि कैसे आप अपने आप को ओवर ईट से जो है वो रोक सकते हैं। ये भी एक क्यू है बेसिकली। सो इस क्यू को अगर आप अपने उसमें अपने प्लान के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लें कि आपने कोई ना कोई ऐसी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है कि जिसमें आप अपने आप को कोई ना कोई ऐसी हेल्प देते रहेंगे, जैसे खाना पास ज़्यादा बड़ी प्लेट में ना पड़ा हो कि कोई डाल के देता रहे आपको। सो इससे भी काफ़ी हेल्प मिलती है आपको। और दूसरी ये चीज़ है कि सी इट वाइल यू ईट इट, कि जब आप खा रहे हैं तो फिर उस टाइम पे देखें कि आप क्या खा चुके हैं और कितना खा चुके हैं। जब प्लेट साफ़ हो जाती है, जैसे कि अगर आप ज़्यादातर क्या होता है कि जो रीफिल करने वाले होते हैं, या जो जैसे हम बुफेस पे अगर जाते हैं तो हर दफ़ा जब वापस आते हैं तो प्लेट से वो टेबल से प्लेट्स उठा ली जाती हैं और फिर नई प्लेट जो है वो आप लेके बैठते हैं, तो याद नहीं रहता कि कितनी जो है वो हम लोग प्लेट्स गंदी कर चुके हुए हैं। लेकिन व्हाट इफ़ कि वो प्लेट्स उधर ही पड़ी रह जाए और हर दफ़ा जब हम वापस आएँ तो हमारे पास रखने के लिए जगह ना, तो हमें ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा होगा कि वो काफ़ी एक्सटर्नल क्यू स्ट्रॉन्ग मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा जो है वो हम खा चुके हैं। जिस तरह किचन में काम करते हुए अगर आप बर्तन साथ साथ वॉश करते जाते हैं तो आपको नहीं पता चलता कि कितने बर्तन यूज़ हो गए, लेकिन अगर वो पड़े रहें तो शैंक भर के बाहर तक निकलना शुरू हो जाएगा, तो फिर आइडिया होता है कि काफ़ी ज़्यादा बर्तन जो है वो यूज़ हो चुके हैं। स्पेशली ईद डेज में खासतौर पर ऐसा होता है। सो ये दो टेक्निक्स हैं कि आप खाने से पहले देख लें, और जब आप खा रही हैं तो उस टाइम पे नोट करें कि आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। ये दो टेक्निक्स आपको हेल्प करेंगी माइंडलेस मार्जिन को जनरेट करने में, कि आप खाने में से कुछ हिस्सा छोड़ के खाना शुरू कर दें। सो इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि कैसे अपने खाने को स्लो डाउन किया जाए और कैसे कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं खाने को स्लो डाउन करने में। इंशाल्लाह तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। नेक्स्ट थर्सडे को दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।